नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हेलो बच्चों, आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे। बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास करेंगे और आज अपने जो अध्ययन का विषय होगा वो होगा मुगल प्रशासन एवं उसका स्वरूप, यानी मुगल प्रशासन। क्लियर बच्चों? मुगल प्रशासन यानी भारत में मुगल वंश की स्थापना के साथ ही बाबर, हुमायूं, अकबर ने मुगल प्रशासन की स्थापना की और उनके आगे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह आदि जो शासक थे उन्होंने किस प्रकार मुगल व्यवस्थाओं को आगे से आगे बढ़ाया और किस प्रकार उनकी जो प्रशासनिक नीति थी उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। क्लियर? यह इस क्लास का पार्ट 1 है। इस बात को भी ध्यान रखें। क्लियर? जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। क्लियर? इनकी नींव रखने के साथ ही बाबर को इतना समय नहीं मिल पाया क्योंकि उसने 1526, 1527, 1528, 1529 वह निरंतर युद्धों में रत रहा। तो इससे ये साबित होता है कि बाबर को इतना समय नहीं मिल पाया था कि वो भारत में एक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करे। जो पहले से चली आ रही थी सल्तनत कालीन व्यवस्था वो की वो चालू रही। उसके बाद हुमायूं ने भी भारत पर शासन किया, किंतु उसका शासन समय भी दो भागों में बांटा गया था क्योंकि 1530 से 1540 तक वह भारत का बादशाह रहा। फिर 1539-40 में चौसौर बिलग्राम की लड़ाई के बाद वह भारत से निष्कासित हो गया। फिर 1555-56 में वह वापस आया और एक वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, यानी उसकी मृत्यु तक भी प्रशासन में कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद हम अकबर के प्रशासन को देखा था। अकबर ने 56 से लेके राज किया, स्टार्ट किया 1600 समथिंग। फिर उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने इनमें कुछ प्रशासनिक परिवर्तन किए। उन सारे परिवर्तनों को भी हम निश्चित रूप से विस्तृत रूप में देखेंगे। क्लियर? अतः हम जो बात कर रहे हैं मुगल प्रशासन की, उसका अब विस्तृत अध्ययन करेंगे। 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत के रण क्षेत्र में इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त करके भारतवर्ष में एक नए युग का आविर्भाव किया और दिल्ली के तख्त पर नए राजवंश की स्थापना की। इस राजवंश ने लगभग 2 शताब्दियों तक से अधिक समय तक राज किया। अतः इस अवधि के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति हुई, जिसका कारण इस वंश के शासकों की सुव्यवस्थित शासन प्रणाली भी थी। केंद्रीय एवं प्रांतीय दोनों प्रकार के शासन काफी उन्नत था। भारत में बादशाह की पदवी धारण करने वाला बाबर पहला मुस्लिम शासक था, यानी उसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। और परवर्ती शासकों ने बाबर का अनुसरण करके स्वयं को बादशाह की पदवी से वशीभूत किया। सर झज्जूनाथ सरकार ने लिखा है, मुगलों के 200 वर्षों के शासन ने संपूर्ण उत्तर भारत और अधिकांश दक्षिण में एक भी सरकारी भाषा, समान प्रशासन व्यवस्था, सिक्के, हिंदू पुजारियों और ग्रामीण लोगों के आर्थिक शब्द और अतिरिक्त सब लोगों को एक बोलचाल की भाषा प्रदान की। यहाँ तक कि उन रियासतों में जहाँ मुगलों का प्रत्यक्ष शासन नहीं था वहाँ भी उनकी प्रशासन व्यवस्था, उनकी उपाधियाँ, उनकी दरबारी शिष्टाचार और उनका सिक्का पड़ोसी हिंदू नरेशों ने भी अपना लिया था। यानी भारत में एक भाषा, एक सिक्के, एक शिष्टाचार आदि व्यवस्था, एक प्रशासन को अपना लिया था। यानी यह 200 वर्षों तक अधिक से भी शासन किया था। तो इनके बारे में ये महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट, अब इसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता इस प्रकार है। भारतीय और अभारतीय तत्वों का मिश्रण, यानी प्रशासन की विशेषताएं। भारतीय व अभारतीय
तत्वों का मिश्रण, यानी इसमें भारतीय और अभारतीय तत्वों का मिश्रण था इस प्रशासनिक व्यवस्था में। मुगलों का मूल प्रदेश मध्य एशिया था, अतः मुगल राज्य व्यवस्था का आधार फारस तथा अरब की संस्थाएं थी और भारत में परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन किए। जदुनाथ सरकार ने लिखा है, मुगल प्रशासन भारतीय और अभारतीय तत्वों का मिश्रण था, अथवा दूसरे शब्दों में सचमुच वह भारतीय वातावरण में ईरानी अरबी शासन पद्धति थी, यानी भारतीय वातावरण में अरबी ईरानी शासन पद्धति थी। दूसरा, राजत्व का देवीय सिद्धांत पर आधारित, राजत्व का देवीय सिद्धांत, राजत्व का देवीय सिद्धांत। क्लियर? दिल्ली के सुल्तानों की भांति मुगल बादशाह भी राजत्व के देवी सिद्धांत में विश्वास रखते थे। ईश्वर की दृष्टि में राजत्व से बढ़कर कोई सम्मान नहीं है। यदि राजत्व न होता तो संघर्ष के तूफान का कभी अंत न होता तथा न स्वार्थी आकांक्षाओं की समाप्ति होती। राजत्व तत्व ईश्वर से निकला हुआ प्रकाश है तथा विश्व को आलोकित करने वाले सूर्य की किरण है। यानी इसमें यह बात कही गई है कि राजत्व की वजह से ही वह राजा आम प्रजा से अलग हो पाया है और वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक किरण को, ईश्वर के राजत्व से निकली हुई एक किरण है जो राजा के अंदर चमकती है। यानी कहने का मतलब है राजा ईश्वर द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है और वह जनता पर शासन करे, ऐसी बात ये करते हैं। सल्तनत काल में बलबन का राजत्व सिद्धांत भी इसी से संबंधित था और प्राचीन हिंदू जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनमें भी इसी प्रकार के राजा के दिव्य सिद्धांत की विवेचना की गई है। जब भी तो कहा है भारतीय वातावरण में ईरानी अरबी शासन पद्धति थी। अगला है शासन में सेना की प्रमुख था। शासन में सेना की प्रमुख था। मुगल शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता सेना की विशेष व्यवस्था थी। मुगलों ने अपनी सेना की रणकुशलता के बल पर ही भारत में अपना राज्य स्थापित किया था। अतः मुगल शासकों ने सेना की ओर विशेष ध्यान दिया। सभी कर्मचारियों को सेना में भर्ती करके मनसबदार बनाया तथा आवश्यकता पड़ने पर सभी कर्मचारियों को युद्ध में भेज सकता था। मनसब के अनुसार ही कर्मचारियों का वेतन एवं पद निश्चित होता था। यानी सेना की अनिवार्यता मुगल प्रशासन में बनी रही और मुगल शासक ने भी मनसबदारी व्यवस्था लागू की जो सैनिक व्यवस्था पर आधारित थी। क्लियर? जिससे वह मनसबदारों को भी अन्य क्षेत्रों में युद्ध लड़ने के लिए भेज सकता था। अगला है धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता। केवल औरंगजेब ही एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसने धार्मिक असहिष्णुता की नीति को अपनाया। शेष मुगल शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाकर, जिसमें अकबर महान की धार्मिक सहिष्णुता सबसे बढ़कर थी, यानी औरंगजेब को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे मुगल शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया था और इसमें अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी वो वाकई में बहुत बढ़िया थी। स्वेच्छाकारी और निरंकुश राजतंत्र पर आधारित व्यवस्था प्रशासन। स्वेच्छाकारी या निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र। मुगल प्रशासन स्वेच्छाकारी एवं निरंकुश राजतंत्र पर आधारित था। सम्राट राज्य का सर्वोपरि था। उसी के नियंत्रण आदेश अनुसार संपूर्ण भारत चलता था। विस्तृत साम्राज्य होने के कारण अधिकांश कार्य पत्र व्यवहार के द्वारा चलता था। यद्यपि मुगल शासन निरंकुश थे किंतु उनकी निरंकुशता प्रबुद्ध थी। वे अपेक्षाकृत अपनी प्रजा के हित के लिए चिंतित रहे तथा इस बात का प्रयास करते हैं कि निरंकुशता का प्रयोग प्रजा के हित के एवं कल्याण के लिए किया जाए। मुगल बादशाह साम्राज्य में बादशाह ही राज्य का प्रधान सेनापति, प्रमुख संचालक और न्याय का प्रमुख स्रोत था। यानी शासक की निरंकुशता थी। राज्य की राष्ट्र की जो सारी शक्ति थी वो राजा में निहित थी। वही अंतिम न्यायाधीश था, वही सर्वे सर्वा था, वही सेना का संचालक था और वही राष्ट्र का प्रधान था।
ये निरंकुश शासन व्यवस्था मुगल काल में भी विद्यमान थी। उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव, यानी उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। मुगल काल में उत्तराधिकारी के निश्चित कोई नियम नहीं थे। जो शासक का योग्य पुत्र होता वही शासक बनता, यानी बड़ा भाई है युवराज वो बनेगा, ऐसी बात उनमें नहीं थी। मुगल प्रशासन की प्रमुख विशेषता यह थी कि उसमें उत्तराधिकारी का नियम अनिश्चित था। अतः अधिकांश सभी मुगल सम्राटों ने विद्रोह का सामना करके राज सिंहासन प्राप्त किया। हुमायूं को मेहंदी ख्वाजा, जहांगीर को खुसरो एवं खुर्रम, शाहजहां को औरंगजेब तथा औरंगजेब को अकबर द्वितीय के षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। सम्राट द्वारा अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाने पर भी सिंहासन के लिए संघर्ष होता था। संघर्ष के इस प्रमुख कारण उत्तराधिकारी नियम का अभाव था, यानी जो व्यक्ति योग्य शासक होता वही अपने आप को राजा बना सकता था, अयोग्य व्यक्ति शासन नहीं कर सकता था। अगला है, अब हम पढ़ेंगे ये जो पढ़े मैंने आपको मुगलों के प्रशासन की जो सामान्य विशेषताएं हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, जिनमें भारतीय तत्वों का मिश्रण था, यानी भारतीय वातावरण में ईरानी और अरबी शासन पद्धति का मिश्रण हुआ था या शासन हुआ था। राजत्व का दिव्य सिद्धांत, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। अतः राजा की बात माननी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उसके द्वारा यह बात कह रहा है और राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ऐसी राजत्व के सिद्धांत की बात की गई है। सेना में शासन में सेना की प्रमुखता, यानी वहाँ पर जो प्रत्येक मंत्री था, मुंसबदार था, वो सेना रखता था और राजा की इच्छा अनुसार वह अपनी सेना का संचालन करता था और उसे आज्ञा दी जाती, वहाँ वह युद्ध करने जाता और शासन की स्थापना करता। धार्मिक सहिष्णुता, औरंगजेब को छोड़कर सभी जगह धार्मिक सहिष्णुता विद्यमान थी। सभी शासकों ने इसको विस्तृत रूप से अपनाया था। निरंकुश राजतंत्र, यानी न्याय का स्रोत, राज्य का सर्वेसर्वा और प्रमुख सेनापति राजा ही था। शासन का निरंकुश शासन था राजा का। नेक्स्ट, उत्तराधिकारी नियम का अभाव, यानी जो भी मुगल बादशाह बने उनको अपने विरुद्ध षड्यंत्रों से लड़कर राजगद्दी को उन्होंने प्राप्त किया। यानी मुगल शासक का अगर बड़ा पुत्र है तो वह राजा बनेगा, ऐसी बात नहीं। औरंगजेब के समय में भी आपने देखा दारा सिकों को उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु औरंगजेब ने उसे हटाकर स्वयं शासक बन गया और उसकी हत्या करवा दी। इस प्रकार हम देखते हैं उत्तराधिकारी नियम का सर्वथा अभाव रहा। और दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि ये मुगल प्रशासन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रशासन, यानी उसका केंद्रीय शासन, मुगल साम्राज्य का केंद्रीय शासन। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी मुगल प्रशासन में जो सर्वोच्च पद होता था वो था बादशाह का। केंद्रीय प्रशासन में जो केंद्र का प्रशासन जिसके इर्द घूमता था वो था बादशाह, यानी प्रमुख व्यक्ति, नंबर 1 व्यक्ति जो था वह बादशाह, जो मुगल शासक होता था। जिसे बादशाह कहा जाता है। मुगल शासनकाल में राजा कोई गलती नहीं कर सकता, यानी द किंग कैन डू नो रॉन्ग का सिद्धांत पूर्ण रूप से सत्य था, यानी राजा कभी भी गलती नहीं कर सकता था, वह शासन का सर्वोच्च अधिकारी था, सत्य था। मुगल सम्राट को असीम शक्ति संपन्न एवं राज्य का सर्वस्वी थे, यानी वह असीम शक्तियों का स्वामी था और राज्य का सर्वेसर्वा था। शासन की समस्त शक्तियां सम्राट के केंद्रीभूत थी, सम्राट की आज्ञा सर्वोच्च थी, उसका विरोध करने वाले व्यक्ति को कड़ी सख्त सजा दी जाती थी। साम्राज्य का प्रधान होने के साथ साथ सेना का प्रधान सेनापति, न्याय का मुख्य न्यायाधीश तथा धार्मिक क्षेत्र का प्रधान, इतने अधिक शक्ति संपन्न होते हुए भी मुगल बादशाह की पूर्णतः निरंकुश शासक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुगल बादशाह ने जनता पर अत्याचार नहीं किए। अकबर से शाहजहां तक भी सभी मुगल सम्राटों ने प्रजाहित का अपना प्रमुख कर्तव्य समझा, अतः बादशाह स्वेच्छाकारी और उदार सम्राट थे। मुगल राजत्व का लक्ष्य मुगल सम्राट तथा साम्राज्य का गौरव स्थिरता प्रदान करना था।
मुगल सम्राट ने स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधि स्वयं को घोषित किया और धर्म, राष्ट्रीय संस्थाओं तथा उल्लेमा एवं उमरा के सहयोग से मजबूत बनाया। जल विद्रोह संभव नहीं था। उल्लेमाओं तथा उमराओं ने इस अवसर का विरोध किया, किंतु वे सफल नहीं हुए। विद्रोह के सभी साम्राज्य का विस्तार इतने समय तक एक वंश का शासन महान मुगल सम्राटों द्वारा प्रतिपादित राजस्व की सफलता का प्रमाण है। यानी वह सर्वेसर्वा था, बादशाही केंद्र में। क्लियर। अगला है, बादशाह अपने कार्य का निष्पादन करने के मंत्री पदों की नियुक्ति करता था, यानी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद मंत्री परिषद यानी राजा अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए मंत्री परिषद की नियुक्ति करता था। मुगल साम्राज्य की विशालता के कारण केवल बादशाह द्वारा प्रशासन का संचालन संभव नहीं था, अतः सम्राट को शासन व्यवस्था में मदद के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद की आवश्यकता थी। सभी मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। स्मिथ के अनुसार मंत्री शिष्य थे, गुरु नहीं। अतः मंत्री परिषद राज्य की नीति का निर्धारण नहीं करती थी, वरन राजा की सलाह देती थी। यानी मंत्री शिष्य थे, गुरु नहीं। वो राजा उनकी सलाह लेता था, किंतु माने ना माने उनकी राजा की इच्छा पर निर्भर है। मंत्री परिषद राज्य की नीति निर्धारण नहीं करती थी, वरन राजा को सलाह देती थी। इस सलाह को मानने के लिए राजा बाध्य नहीं था। मुगल शासन व्यवस्था में केंद्र के भिन्न भिन्न मंत्री थे, जिनकी संख्या विभिन्न सम्राटों के काल में गढ़ाई और बढ़ाई गई थी। स्वयं जो है उसके प्रमुख मंत्री का कार्य निम्नलिखित है। यानी मंत्री परिषद में कौन कौन से प्रमुख मंत्री है उनको हम देखेंगे। पहला है प्रधानमंत्री। पहला है प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद को पढ़ रहे हैं, उसमें पहला है प्रधानमंत्री। साम्राज्य में सम्राट के बाद सबसे ऊंचा पद प्रधानमंत्री का था, जो वकील कहलाता था। यानी प्रधानमंत्री को वकील कहते हैं। वकील कहलाता था। प्रधानमंत्री बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। अकबर ने इस समय पर बैराम खां प्रतिष्ठित था। बैराम खां की मृत्यु के बाद मुनीम खां इस पद पर नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री किसी एक विभाग का प्रधान नहीं होता, वरन सभी विभागों की देखभाल करता था। प्रांतीय सरकारें भी सीधे उसके नियंत्रण में कार्य करती थी। अनेक कर्मचारियों की नियुक्ति इसी की राय के द्वारा होती थी। यानी अकबर के समय मुनीम खां और बैराम खां इस पद पर सुशोभित थे, और सारे जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, उनकी जो राज्य के कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति इनके द्वारा की जाती थी। और ये किसी एक विभाग का अध्यक्ष नहीं था, ये सभी विभागों की देखभाल कर सकता था। ऐसी बात है। यानी यह मंत्री राजा के बाद दूसरा पावरफुल मंत्री था। दीवान। अगला है दीवान। मंत्री परिषद पढ़ रहे हैं, उसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण मंत्री है वह है दीवान। वकील या प्रधानमंत्री के बाद दीवान का पद, जिसे वजीर के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे वजीर के नाम से भी जाना जाता था, जो दीवान था। यह राजकोष विभाग का अध्यक्ष था। यानी इसका प्रमुख कार्य राजकोष की देखरेख करना। राजकोष यानी एक कार्य इसका प्रमुख था, वह है राजकोष की देखभाल करना तथा राज्य की आय व्यय का हिसाब रखता था। लेकिन कालांतर में बैराम खां के परामर्श के अनुसार एक दीवान के स्थान पर अनेक दीवान नियुक्त कर दिए गए। इनके एक दीवान खालसा था, जिसे सरकारी भूमि जो खालसा भूमि थी उसके लिए नियुक्ति की थी। दूसरा दीवान तान होता था, जिसके अधिकार में जागीर की भूमि होती थी। तीसरा दीवान बायातूत कहलाता था, जिसका विभिन्न कारखानों व आय व्यय का ब्यौरा था। अगला है मुशरिफ खजाना नामक अधिकारी, केंद्रीय राजकोष की देखभाल करता था। यह भी दीवान के ही अंतर्गत कार्य करता था। इसके अतिरिक्त दीवान के अंतर्गत वाकिया नवीस, मुस्तफी आदि अन्य अधिकारी होते थे। यानी बैराम खां की सलाह के अनुसार अकबर ने इनके 4 भागों में विभाजित कर दिए दीवान के पद को। क्लियर। अगला है मीर बख्शी। मीर बख्शी सैन्य विभाग का अध्यक्ष। यानी मीर बख्शी सैन्य विभाग का अध्यक्ष। सैन्य विभाग यानी ये सैन्य विभाग का अध्यक्ष सेनापति नहीं है। 2 चीजें क्लियर करना। प्रधान सेनापति राजा है, बादशाह है। मीर बख्शी प्रधान सेनापति नहीं है, यह सैन्य विभाग का अध्यक्ष है। यह सेना का प्रधान सेनापति नहीं होता,
उसका कार्य सैनिक संगठन, सैनिकों के वेतन से संबंधित यानी सैनिकों को वेतन बांटने का काम यह करता था। सैनिकों की भर्ती, सैनिकों के अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था, सैनिकों का निरीक्षण, मनसबदारों की सूची सम्राट को पेश करना था इत्यादि कार्य भी मीर बख्शी के थे। प्रधानतः मीर बख्शी का कार्य सैनिकों के वेतन बांटना था। युद्धों के समय मीर बख्शी से सलाह से कार्य किया जाता था, यानी इसका जो मुख्य कार्य था वो वेतन बांटना था सैनिकों को, और अगर राजा किसी पर आक्रमण कर रहा है तो इसकी भी सलाह मानी जाती थी। अगला है खान ए सामा। खान ए सामा खान सामा यह घरेलू विभाग का प्रधान था। इसका कार्य शाही भोजनालय, राजमहल की अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करना था। अतः इसे सम्राट के व्यक्तिगत अनुचरों का प्रधान भी कहा जाता है, क्योंकि शाही इमारतों, बागों, सड़कों, कारखानों के कार्य तथा क्रय संबंधी वस्तुएं आदि इसी के अधीन थी। शाही परिवार की प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ वह बादशाह द्वारा मनसबदारों, राजकुमारों, विद्वानों और विदेशी राजदूतों को समय समय पर दिए जाने वाले उपहारों की भी व्यवस्था करता था। बादशाह को मिलने वाली भेंटों का लेखा जोखा भी यही रखता था। बादशाह के अभियानों के लिए उसके खानसामा ही जाता था। वहाँ तंबू एवं भोजन इत्यादि की सारी व्यवस्था वही करता था। वह उद्योग मंत्री के कार्य भी करता था। कारखाना का प्रबंध, कारीगरों, निरीक्षकों की नियुक्ति, उनके वेतन में वृद्धि, पदच्युति आदि का कार्य भी उसे पूरा अधिकार था। खानसामा यानी इसका महत्वपूर्ण कार्य था राजा और उसके परिवार के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं घरेलू, उनकी सारी की सारी सूची रखना और उनको वह मुहैया करवाना। अगला है सद्र ए सुदूर। सद्र ए सुदूर DE सद्र के सर सुदूर के पास दान विभाग, न्याय विभाग, शिक्षा विभाग होते थे, यानी दान विभाग, न्याय विभाग और शिक्षा विभाग होते थे। बादशाह एवं राज परिवारों के अन्य व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले दान को प्रबंध सद्र सुदूर द्वारा किया जाता है, यानी बादशाह और उसके परिवार द्वारा कोई दान दिया गया है तो उसका प्रबंध किसको देना है वह सद्र सुदूर ही तय करता था। धार्मिक विषयों में बादशाह को परामर्श देने का कार्य भी यही करता था। न्याय के क्षेत्र में बादशाह के बाद सद्र सुदूर का स्थान था। न्यायिक मामलों में वह प्रधान काजी का कार्य करता था। कालांतर में औरंगजेब ने के समय सदर एवं न्यायालय अलग अलग कर दिए, जबकि इससे पूर्व न्याय एवं धर्म सदर के अधीन ही थे, यानी औरंगजेब ने न्याय और सदर का काम अलग अलग कर दिया। पहले ये एक के पास ही थे, न्यायालय अलग अलग कर दिए। धार्मिक एवं जन कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए भूमिदान के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त थे। स्मिथ के अनुसार विरोधी धार्मिक विश्वास के लिए वह प्राण दंड तक दे सकता था। सद्र का पद बड़ा लाभदायक था। इस पद का दुरुपयोग करके घूस एवं गबन के द्वारा काफी धन कमाया जा सकता था, यानी यह एक महत्वपूर्ण पद था जिस पर अधिकार करके भ्रष्टाचार फैलाया जा सकता था। अगला है मुहातसीब। मुहातसीब 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 आचरण की देखभाल करने वाला विभाग का मुहातसीब कहलाता है, यानी मुसलमान औरंगजेब ने इसकी नियुक्ति की थी और यह कहा था कि मेरी प्रजा में प्रत्येक मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, रोजे रख रहे कि नहीं रख रहे हैं, इस बात की जानकारी दे। तो इसके लिए मुहातसीब नाम के एक व्यक्ति को नियुक्त किया था, एक पद को बनाया था और वह मुसलमानों में जो धार्मिक प्रजा, उनकी जो प्रजा थी, उनकी वह धर्म की पूरी अनुपालना कर रही नहीं कर रही, इस बात की यह जानकारी देता था। इसका कार्य लोगों के आचरण, आचार व्यवहार, हिसाब किताब रखना था। राज्य में शराब एवं अन्य मादक वस्तुओं तथा अनैतिक कार्यों को रोकता था। इस्लाम के विरुद्ध आचरण करने वाले मुसलमानों को भी वह दंडित करता था। इसके अतिरिक्त शहर में सफाई व्यवस्था तथा बाजार में वस्तुओं के भाव का वजन का भी निरीक्षण करता था, यानी माप तोल का भी यह अधिकारी था। अगला है मीर आतिश। मीर आतिश तोपखाने विभाग का अध्यक्ष। मीर आतिश यानी तोपखाने विभाग का अध्यक्ष मीर आतिश कहलाता था। मीर का अर्थ प्रधान, आतिश का अर्थ होता है आग। चूंकि तोपों से आग की वर्षा होती है, अतः तोपखाने का प्रधान मीर आतिश कहलाता था। तोपखाने की रक्षा का पूरा दायित्व मीर आतिश का ही होता था, यानी तोपखाने विभाग का यह अध्यक्ष होता था। अगला है काजी उल कुजात। काजी
उल कुजात न्याय विभाग का अध्यक्ष काजी उल कुजात कहलाता था, जिसका अर्थ था काजियों का काजी, यानी जो अन्य काजी हैं उनका हेड, काजियों का काजी, काजी उल कुजात कहलाता था। काजी का बहुवचन है जिसका अर्थ होता है न्यायाधीश। काजी उल कुजात का प्रधान कर्तव्य न्याय की समुचित व्यवस्था करना था। उसका न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय होता था जिसमें प्रति बुधवार को न्याय करता था। अन्य काजियों पर भी उसका पूर्ण नियंत्रण होता था। काजियों की नियुक्ति, पदच्युति, पद निवृत्ति करने के लिए उसे वेतन वृद्धि करने का अधिकार भी काजी उल कुजात का ही था। इस प्रकार काजी उल कुजात सभी काजियों का काजी था। अगला है दरोगा ए डाक चौकी। दरोगा ए डाक चौकी, दरोगा ए डाक चौकी। यह डाक विभाग का अध्यक्ष था जो दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। वह अपने अधीनस्थ सहायकों की मदद से साम्राज्य के विभिन्न भागों में होने वाली घटनाओं की सूचना बादशाह को भेजता था। इस कार्य में दरोगा की सहायता हेतु वाक्य नवीस, सवालिया निगार, खुफिया नवीस तथा हरकारे आदि होते थे जो डाक ले जाने लाने का कार्य करता था और घोड़ों की व्यवस्था करते थे। इस प्रकार मुगल प्रशासन में एक आधुनिक मंत्रिमंडलीय पद्धति के समान नहीं थी। राय चौधरी मजूमदार के अनुसार आधुनिक अर्थ में यह मंत्रिमंडल नहीं था। मंत्री इस बात के लिए बादशाह पर जोर नहीं डाल सकते थे कि उनसे परामर्श लेना आवश्यक है और स्वीकार करना अथवा न करना पूर्णतः सम्राट की इच्छा पर निर्भर था। यानी ये केंद्रीय प्रशासन जो हमने पढ़ा है वो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल इतने सशक्त नहीं थे कि राजा उनकी आज्ञा को माने, उन्हें ये बाध्य कर सके। आज हमने मुगल प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन, जिसमें सबसे पहले बादशाह, मुगल शासक जो होते थे वह बादशाह कहलाते थे और इनकी जो शक्ति थी वो सर्वशक्तिमान थे। वह न्याय के आदि स्रोत थे, धर्म विभाग के हेड थे और उनके द्वारा कही गई हर बात कानून थी और राजा कभी भी गलती नहीं कर सकता, ऐसी इस सिद्धांत पर यह आधारित थे। राजा अपने कार्यों का संपादन करने के लिए मंत्री रखता था और मंत्री विभिन्न प्रकार के थे, जिसकी मैंने आपके सामने चर्चा की। मंत्री परिषद थी राजा को परामर्श देने के लिए, जिनमें प्रधानमंत्री जिसे वकील कहा जाता था, फिर दीवान जो वजीर होता था और राजकोष का प्रमुख कार्य था। और अकबर के शासनकाल में बेरम खा के परामर्श पर इस पद के अलग अलग रूप निकाल दिए, जिनमें दीवाने खालसा, जो खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में थी उनके लिए अलग दीवाने खालसा, और जो सरकारी भूमि थी उसका खालसा, और नेक्स्ट दीवाने तान होता था जिसके पास जागीरी भूमि होती थी। दीवाने वायतूत जिसका कार्य विभिन्न कारणों का आय व्यय का बोरा रखना था। एक मुशरिफ खजाना जो राजकोष की देखभाल करता था। ये 4 प्रकार के अकबर के शासनकाल में वजीर के पद को बांट दिया था, दीवान के पद को बांट दिया था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का अध्यक्ष किंतु सेनापति नहीं। इसका प्रमुख कार्य सेना में हथियारों की आपूर्ति करवाना, उनको वेतन देना, किंतु प्रधान सेनापति यह नहीं था। खाने समा मुगल शासक के खाने पीने की व्यवस्था और उनका जो राजमहल है उनमें इस तरह की बातें वो करता था, खाने पीने की सारी जिम्मेदारी इसकी थी। सदर उससे सुदूर ये न्याय विभाग बादशाह के बाद इसके पास था और शिक्षा विभाग, दान विभाग भी इसके पास प्रमुख रूप से था। मुहतसिब व्यक्ति धार्मिक आचरण कर रहे नहीं कर रहे इस बात की जानकारी देने के लिए मुहतसिबों की नियुक्ति भी की गई थी। मीर आतिश तोपखाने का हेड मीर आतिश कहलाता था। काजी उल कुजात जो काजियों का काजी था वह ध्यान रखता था, बुधवार के दिन न्याय करता था, आदिवासी को सफल। दीवान दरोगा चौकी यह समस्त राज्य में से सूचना एकत्रित करके बादशाह को उसकी जानकारी देता था और बादशाह द्वारा प्रेषित आदेशों को सारी जगहों पर प्रेषित करता था। इसकी सहायता है तो वाक्य नवीस, सवालिया निगार, खुफिया नवीस, हरकारे आदि होते थे जो डाक लाने ले जाने का कार्य प्रमुख रूप से करते थे। इस प्रकार हमने मुगल प्रशासन में हमने केंद्रीय प्रशासन की विस्तृत परिचर्चा की और आपके सामने ये बातें रखी। अच्छा, निश्चित रूप से मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपके समझ में आई होगी। इस प्रकार केंद्रीय शासन में राजा ही सर्वा था, राजा का कही गई बात ही कानून थी। राजा के अलावा किसी बात को महत्व नहीं दिया जाता था। वह फ्रांस के लुई 16वां की भांति शासन करता था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरे द्वारा दी गई कही गई बात ही कानून है।
इस तरह से वह शासन के देवीय सिद्धांत को मानने वाला था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे मुगल राज्य में प्रांतीय शासन। क्लियर? और प्रांतीय शासन को हम इससे अगले वाली क्लास में लेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।